Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to know about the Vedic period. In the previous lecture, we had already started our Vedic era, under which we had studied about the introduction of Vedic era and about Aryans and their migration theory and the related evidence of Aryan migration evidences. So now in this lecture we will cover about the Vedic period. देखिए वैदिक पीरियड में हमें आज क्या क्या पढ़ना है इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैदिक पीरियड का कैटेगराइजेशन आज पढ़ेंगे और वैदिक पीरियड में पहला पार्ट है ऋग्वैदिक पीरियड का, जिसके अंडर उनका लोकेशन, उनका सोशल लाइफ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे आपको नोट्स में हेल्पफुल हो जाए। आप इसका नोट्स बना लें तो आपको रिवीजन में फ्रूटफुल होगा और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल होने वाला है। सो चलिए हम इसे आज स्टार्ट करते हैं कि वैदिक पीरियड क्या था। देखिए वैदिक पीरियड को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वैदिक पीरियड किस टाइम से किस टाइम तक को वैदिक पीरियड माना गया। 1500 BC से लेके 600 BC तक के पीरियड को वैदिक पीरियड माना गया। अब देखिए वैदिक पीरियड को भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। दो टाइप में कैटेगराइजेशन दो बेसिस पे किया गया। पहला कि लिटरेचर का जो लिखा गया इन दोनों पीरियड्स में, उनके बेसिस पे इनका कैटेगराइजेशन हुआ, और दूसरा लाइफ से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जो आर्यंस की लाइफ होती है, उससे रिलेटेड एविडेंस के आधार पे भी इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, जिसको टाइम लाइन रखा गया है 1500 BC से लेके 1000 BC तक, ठीक। और दूसरा पार्ट था हमारा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड को 1000 BC से लेके 600 BC तक रखा गया। इस पीरियड को आयरन पेंट ग्रे वेयर फेज भी कहते हैं, यानी कि आयरन एज या पेंट ग्रे वेयर फेज भी कहते हैं। अब देखिए इन दोनों पीरियड्स को पूरा समझने के लिए इनके फीचर्स को जानते हैं कि इन दो पीरियड का कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया गया था। तो देखिए ऋग्वैदिक पीरियड नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आर्यंस जो थे वो अपने डिआइटीज़ को इन्वॉक करने के लिए, यानी अपने डिआइटीज़ को अपने प्रसन्न करने के लिए ये लोग क्या करते थे, मंत्रास का इन्वॉक करते थे, यानी कि बड़े जो है मंत्रों का उच्चारण करते थे। अब उन मंत्रों का उच्चारण करते करते क्या हुआ कि इनको ये लगा कि इसका हम कंपोजिशन कर देते हैं कि आने वाले टाइम में जो लोग हों वो ईजिली इसको पढ़ सके। तो जिस मंत्र को ये इन्वॉक करते थे, यानी कि अपने डिआइटीज़ के लिए बोला करते थे, उस मंत्र को ये कंपोज कर देते हैं। तो जो मंत्र का कंपोजिशन होता है, उसका कंपोजिशन के बुक वाली बुक को क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा बोलते हैं। तो जो सारे मंत्र एक जगह कलेक्ट करके रखा जाता है, उन्हें उस बुक का नाम दिया गया ऋग्वेदा। तो इस ऋग्वेदा का कंपोजिशन होने की वजह से इस पीरियड का नाम दिया गया ऋग्वैदिक पीरियड, जिसका टाइम लाइन था 1500 BC से लेके 1000 BC तक। अब देखिए कि ऋग्वेदा में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल्स हैं और 1028 सूक्त है, ठीक। तो ये रहा ऋग्वेदा के आधार का, यानी ऋग्वेदा के बेसिस पे इस पीरियड का कैटेगराइजेशन। अब आते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड का कैटेगराइजेशन कैसे हुआ। इन दोनों पीरियड का पहला कैटेगराइजेशन लिटरेचर के बेसिस पे हुआ था। अब देखिए कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या था। लेटर वैदिक पीरियड जैसा कि आप सभी जानते हैं 1000 BC से लेके 600 BC तक रहा, और इसको आयरन पेंट ग्रे वेयर फेज भी कहते हैं। इसमें इस फेज में क्या हुआ कि कुछ और भी जो है लिटरेचर का कंपोजिशन होता है, जैसे सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, और साथ में कुछ जो है कि बुक्स भी कंपोज होते हैं, जैसे कि ब्राह्मणा, आर्यन का एंड उपनिषद, ठीक। 4 वेद हैं हमारे, जिसमें से ऋग्वेद हमारा कंपोज्ड हुआ था अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में, और 3 जो वेदास थे वो लेटर वैदिक पीरियड में इनको लिखा गया। तो ये रहे टोटल 4 वेद, और साथ में ये 3 अलग से जो बुक लिखे गए हैं वो। अब इनके फीचर्स क्या थे इनको जान लेते हैं, यानी कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी उनको भी जान लेते हैं। तो देखिए क्या था कि जो
ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे, यानी कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो पेस्टोरल हुआ करते थे और नोमैडिक लोग थे, यानी कि एक जगह कभी ये ठहरते ही नहीं थे। ये गाय चराया करते थे, यानी गायों का पालन करते थे, और जैसे जैसे गायें एक जगह से दूसरे जगह मूव करती थी वैसे वैसे साथ में उनके पीछे पीछे मूव कर लिया करते थे। तो ये पेस्टोरल और नोमैडिक पीपल हुआ करते थे। दूसरा है कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ यूज ऑफ आयरन, उनको लोहे का यूज करने का ज्ञान नहीं था। इसीलिए जब वो हमारे देश में आए थे, हमारे देश में आने में उनको बहुत टाइम लग गया था, वो लेटर वैदिक फेज में आए थे। तो क्योंकि आयरन ना होने की वजह से इनके पास तलवारें नहीं हुआ करती थी, और तलवारें और या चाकू ना होने की वजह से ये बड़े बड़े जंगलों को, फॉरेस्ट को काट नहीं पाते थे, तो एक जगह ही सीमित रह जाते थे। तो इनको आयरन का यूज नहीं मालूम था, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये कैसे रहते थे। ये हमेशा झुंड में रहते थे, ठीक। दे लिव्ड इनटू द ट्राइब्स। ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड का। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड का हमने लिटरेचर कंपोजिशन की वजह से कैटेगराइजेशन समझ लिया है। अब इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी उसे देखते हैं। दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ एंड इस्टेब्लिशिंग विलेजेस। अब क्या हुआ कि इनको आयरन का नॉलेज हो गया था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लेटर वैदिक पीरियड को आयरन एंड पेंट ग्रे वेयर फेज भी कहा जाता है। तो इनको आयरन का नॉलेज हो गया था, इसलिए अब ये क्या करते थे, फॉरेस्ट को कट करके आगे बढ़ जाया करते थे। तो अब एक जगह अब ये सेटल्ड होना सीख गए। क्या हुआ कि धीरे धीरे अब ये घूमने की बजाय अब गायों को एक जगह पालना शुरू कर दिए। तो इस वजह से ये अब क्या करने लगे, सेटल्ड लाइफ होने की वजह से धीरे धीरे गाँव का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया। फिर क्या है, थर्ड फीचर इनका ये था कि अब ये पेंटेड ग्रेवेयर टाइप ऑफ पॉटरी यूज करने लगे थे, यानी कि पेंट किया हुआ पॉटरी का अब ये इस्तेमाल करने लगे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड जैसा कि हम इसको अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और इसका टाइम लाइन था 1500 BC से लेके 1000 BC तक। BC यानी कि रिवर्स में टाइम लाइन जो जाता है, ये उल्टा जो टाइम लाइन चले उसको बोलते हैं BC। तो अब देखिए कि ऋग्वैदिक पीरियड के जो रीजन था जहाँ पे ये लोकेट करते थे, जहाँ पे ये बसे हुए थे, वो कौन सा रीजन था। तो ये रीजन था आपका द अर्ली आर्यंस सेटल्ड इन एरियाज अराउंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हम कह सकते हैं कि इंडिया में ये नहीं आए थे तब, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट जो था वहाँ पे ये सेटल्ड हुए थे अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में। और उस रीजन को जहाँ पे ये सेटल्ड हुए थे, उस पूरे के पूरे रीजन को सप्त सिंधों के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सिंधों का मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों का जमीन, 7 नदियों का वाला जगह। तो वो 7 नदियाँ कौन कौन सी थी, इंदज, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, बियाज एंड सतलज। हालांकि आज ये 5 नदियों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है, इंदज नदी। अब उस टाइम में इन 7 नदियों का जिक्र मिलता है, इंदज को भी लेकर के, और सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी हैं। तो हालांकि सरस्वती उस टाइम में हुआ करती थी। तो इन 7 नदियों की वजह से इसे सप्त सिंधु कहा जाता था, और सप्त सिंधु वाले रीजन में ये लोग बसा करते थे। अब जब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके सोशल लाइफ के बारे में, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी या इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। देखिए सोशल लाइफ में पहला है कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी कि द आर्यंस वेयर ट्राइब्स। आर्यंस जो थे वो ट्राइबल्स हुआ करते थे। आज के टाइम में हमारे जो ट्राइब्स हैं आप देखेंगे कि जंगलों में रहा करते हैं, तो वैसे आर्यंस भी क्या थे, ट्राइब्स थे। एंड दे बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर, और उनका जो मतलब सिस्टम था वो डिवीज़न ऑफ लेबर पे था, यानी कि काम के आधार पे इनको बांटा गया था। ट्राइब्स में भी डिवीज़न ऑफ लेबर था, ठीक। तो इनकी सोसाइटी जो थी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्ना सिस्टम है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बट जो आर्यंस की अर्ली वैदिक पीरियड वाला जो फेज था उसमें वर्ना सिस्टम को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि लेटर वैदिक पीरियड में इसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जो कि आज भी उस चीज़ को हम कंटिन्यू किए हुए हैं,
ठीक, तो इस तरीके से समझना है कि जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड था वहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन से? ब्रह्मा, छता एंड विश। देखिए, ब्राह्मण जो आज के टाइम में हम बोलते हैं ब्राह्मण, छता को क्षत्रिय कहेंगे, वैश्य को विश, वहाँ उस टाइम में विश बोला गया। तो ये 3 कैटेगराइजेशन हुए थे। और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिवीज़न हुआ था नॉट बेस्ड ऑन बर्थ बट ऑन ऑक्यूपेशन। क्यों? देखिए, आज के टाइम का जो वर्ना सिस्टम है वो बाय बर्थ है, उनका कैटेगराइजेशन जन्म से ही हो जाता है। अगर ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ है तो ब्राह्मण रहेगा, वैश्य के घर में हुआ तो वैश्य, क्षत्रिय के घर में है तो क्षत्रिय होगा। पर उस टाइम में वैसा नहीं था। उस टाइम में जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आपका व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, उसके आधार पे कैटेगराइजेशन किया जाता था। ठीक, अगर कोई मंत्र बोल रहा है तो उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में, कोई वॉरियर होता था तो उसको छता की कैटेगरी में, और कोई एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करता था तो उसको विश की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। ये नहीं था उस टाइम कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। तो समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड का, कि इनका डिवीज़न किस पे होता था, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। फिर है कि जो आर्यंस थे अपने आप को वो सुपीरियर मानते थे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि उनकी हाइट, पर्सनालिटी अच्छी है इन कंपैरिजन टू द लोकल हैबिटेट, उनकी नाकें नुकीली होती थी। और वही जबकि जो लोकल इनहेबिटेंट होते थे वो इन्फीरियर मानते थे उनको। और लोकल इनहेबिटेंट कौन हुआ करते थे? हड़प्पन्स, जो बचे खुचे लोग थे हड़प्पन्स, तो वो हमारे इंडियंस थे, उन्हीं को ये लोग लोकल इनहेबिटेंट मानते थे और उनको ये इन्फीरियर समझा करते थे। क्यों? क्योंकि ये हाइट उनकी कम होती थी, उनकी नाकें चपटी होती थी, तो इस वजह से वो इन्हें इन्फीरियर माना करते थे। नेक्स्ट इनका देखते हैं कि जो ये कैटेगराइजेशन हुआ था, इसको हम फिगर के फॉर्म में समझ लेते हैं कि ये वर्ना सिस्टम का डायग्राम है, आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो ब्रह्मा, छत्र एंड विश 3 कैटेगरी में डिवीजन हुआ था। ब्रह्म में आते थे प्रिस्टली क्लास, जिनका काम हुआ करता था टू कंपोज एंड रिसाइट मंत्रा, यजनाज एंड द कर्म कांड। वही जो क्षत्रिय होते थे, उन वॉरियर क्लास होते थे, वो ड्यूटी होती थी उनकी प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो लोग होते थे उनको प्रोटेक्शन करना इनका काम हुआ करता था। विश का काम क्या होता था? प्रोडक्टिव फोर्सेस ये होते थे, इनका एनिमल रियरिंग और बार्ली कल्टीवेशन इनका मेन काम हुआ करता था। इनका वर्ना सिस्टम जो था, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, यानी कि जैसा धंधा करते थे, जैसा काम करते थे उसके बेसिस पे था, न कि जो है जन्म के आधार पे था। तो इसलिए जब इनका ऑक्यूपेशन बेसिस इनका वर्ना सिस्टम था, इसलिए इंटरचेंज ऑफ वर्ना वाज फ्रिक्वेंटली। देखिए क्या होता था कि जब ऐसा हुआ करता था कि अगर ब्राह्मण का कोई है, वेद मंत्र अगर उच्चारण कर रहा है, उसका बेटा पैदा हुआ और वो वॉरियर निकल गया, तो वो किस में जाता था? क्षत्रिय में जाता था। तो इसलिए वहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीज़न था वर्ना सिस्टम में। तो वहाँ पे क्या होता था? इजली एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह हो जाया करता था, इंटरचेंज ऑफ वर्नाज हो जाया करता था। इस चीज़ का मेंशन मिला है 9th बुक और मंडल ऑफ ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेदा के 9वें मंडल में इस चीज़ का उल्लेख मिला है कि वर्ना सिस्टम में इंटरचेंज हुआ करता था अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में। अब इनकी सोसाइटी कैसी थी? इनकी सोसाइटी थी पैट्रियार्कल नेचर की, यानी कि पितृत्व सत्ता वाली जो सोसाइटी होती है वैसी सोसाइटी इनकी हुआ करती थी, जिसमें बेसिकली डिजायर होती थी मेल चाइल्ड की, कि जो है मेल चाइल्ड होगा अगर तो प्रोटेक्शन देगा, उसके बाद इकॉनमी सिक्योरिटी लाएगा। तो इसलिए उस पैट्रियार्कल नेचर होने की वजह से मेल चाइल्ड का डिजायर ज़्यादा रहता था। अब हम जानते हैं कि वीमेन की पोजीशन कैसी थी। वीमेन की पोजीशन आप लिबरल कह सकते हो, कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उस टाइम में। उनको अलाउ था टू कंपोज एंड रिसाइट लिटरेचर एंड मंत्राज। वो उनको लिटरेचर को कंपोज करने के लिए यानी लिखने का जो है कि अलाउ था, परमिशन था, और मंत्रों को उच्चारण करने का भी उनको परमिशन था। अब देखिए उस टाइम के कुछ पोएट्स थी, वीमेन पोएट्स, जिनके नाम थे अपाला, घोषा, शिक्ता, विश्ववरी एंड लोपा मुद्रा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसने
अच्छे से याद कर लें, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि इनकी फैमिली हेड को क्या कहते थे। फैमिली हेड को कहते थे गृहपति। जैसा कि आज भी हम लोग अपने गांव में देखने को मिलता है कि गृहपति है ये, यानी कि घर के मुखिया है। अब देखिए, मोनोगैमी उस टाइम में प्रैक्टिस हुआ करता था, मोनोगैमी उस समय मौजूद था। पर पॉलीगैमी क्या था? पॉलीगैमी यानी कि दो विवाह कौन लोग करते थे? रॉयल एंड नोबल फैमिलीज को ही केवल अलाउड था, बाकी नीचे वाले लोगों को अलाउड नहीं था। नो चाइल्ड मैरिज यानी कि कोई भी बाल विवाह उस टाइम में नहीं हुआ करता था। देखिए कितना अच्छा था कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में कोई बाल विवाह का नहीं हुआ करता था। और वही प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एब्सेंट, यानी कि सती का जो प्रैक्टिस था वो नहीं था उस टाइम में। सती प्रथा का जिक्र कब हुआ? इन द लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट है कि वीमेन कुड इवन अटेंड द पॉपुलर असेंबली। देखिए, सभा और समिति दो तरह की असेंबली हुआ करती थी जिसमें विमेंस को अटेंड करने का परमिशन दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि विमेन की जो पोजीशन थी अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत ही लिबरल थी, और ये जाके टफ कब हो जाती है? इन द लेटर वैदिक पीरियड। सो कल के लेक्चर को आप कंटिन्यू रखने के लिए आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो कल के लेक्चर में हम लेकर आएंगे लेटर वैदिक पीरियड को, और साथ में इसका इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।